कोई ऐसी चीज़ जिसे हम अगर खाते हैं, पीते हैं या फिर टच करते हैं और सडनली हमारी बॉडी रिएक्ट करती है, जैसे रैशेस आना, सर्दी होना या फिर कुछ और तरीके से बॉडी रिएक्ट करे, तो उसे हम एलर्जी कह सकते हैं। ऐसे में होता क्या है, किसी और को ये तकलीफ़ नहीं हो रही और सिर्फ किसी एक पर्टिकुलर इंसान को ही हो रही है, तो ये एलर्जीज़ में आ सकता है। तो आइए जानते हैं एलर्जिक राइनाइटिस के बारे में, या फिर कॉमन कोल्ड, या फिर हम जिसे ज़ुकाम या फिर सर्दी भी कहते हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर सोनाली स्वागत करती हूँ आपकी अपनी यूट्यूब चैनल में, जिसका नाम है निरोगी काया। तो आज हम एलर्जिक राइनाइटिस के बारे में जानकारी लेंगे। इसके हम 2 पार्ट्स बनाएंगे, जिसमें फर्स्ट पार्ट में आज हम देखेंगे जिसके कारण और कुछ सिम्टम्स, और जो पार्ट 2 होगा उसका हम ट्रीटमेंट बताएंगे। एनीथिंग इंक्लूडिंग द सन, अंडर द सन कैन कॉज एलर्जी। मतलब दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिससे किसी को एलर्जी हो नहीं सकती। जैसे धूप की एलर्जी, सनलाइट की एलर्जी, डस्ट की एलर्जी या फिर पोलन्स की एलर्जी, किसी किसी को पानी की एलर्जी होती है, चॉक डस्ट की एलर्जी होती है। ऐसे अनगिनत चीज़ें हैं जिससे एलर्जी हो सकती है। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि एलर्जी होती क्यों है। कल तक एक इंसान को कोई एलर्जी नहीं थी, आज इतने सारी लंबी लिस्ट हो गई है, बहुत सारे एलर्जीज निकल के आई। तो होता ये है कि कल तक हमारी बॉडी उस सारी चीज़ों को अच्छे से टैकल कर सकती थी। हमारा इम्यून सिस्टम अच्छा होने के कारण हम उसे अच्छे से, हमारा बॉडी उस चीज़ को अच्छे से टैकल कर रहा था। अगर हमारे शरीर में लो वाइटलिटी टिश्यू डेवलप होते हैं तो कोई भी चीज़ हम पे जल्दी अटैक कर लेती है। इसी तरह एलर्जेंस होते हैं जो हमें जल्दी से अटैक करके हमारे शरीर में विकार उत्पन्न करते हैं। सर्दी, जुकाम, राइनाइटिस, ये सब प्राणवाहक स्रोत से रिलेटेड व्याधि है। इसमें होता क्या है, आपका लिवर, यकृत और आपका आमाशय, इसमें विकृत दोष निर्माण होते हैं। इस वजह से सर्दी या फिर जुकाम होता है। जब भी शरीर में कोई विकार उत्पन्न होता है तो उसका उत्पत्ति स्थान और उसका संचार स्थान, यानी जहाँ वो निर्माण हुआ और उसके बाद वो शरीर में कहाँ कहाँ घूम रहा है, इसका विचार करना बहुत इम्पोर्टेंट है। इसीलिए हमने कहा कि यकृत और जठर यानी आमाशय की जगह पर अतिरिक्त कफ, ज़्यादा कफ या फिर विकृत कफ बनने की वजह से शरीर में सर्दी या फिर ज़ुकाम हो जाती है तैयार। जब हम एलर्जीज़ की बात करते हैं, अगर एक पेशेंट है जिसका एज फॉर एग्जांपल 25 है, लेकिन कल तक उसे कुछ नहीं था और आज उसको अचानक से एलर्जीज़ के बारे में पता चला कि उसे डस्ट पार्टिकल से एलर्जी है, चॉक पार्टिकल से एलर्जी है, पोलन पार्टिकल से एलर्जी है। अगर ये बात अगर हम सोचते हैं तो ये सोचते हैं कि कल तक कुछ नहीं था और आज अचानक से कैसे। तो ये बात हमारे शरीर में चेंजेस हुई है। एनवायरनमेंट कल भी वही था और आज भी वही है और कल भी वही रहेगा, लेकिन चेंजेस हुए कहाँ है, तो हुए हैं हमारे शरीर में। हमारा शरीर उसे टॉलरेट नहीं कर पा रहा है, इस वजह से हमारी बॉडी उसको रिएक्ट कर रही है। तो इसका मतलब है हमें अगर कहाँ चेंजेस करने हैं तो वो हमारे शरीर में जो बिगड़े हुए दोष, धातु, मल है उसे ठीक करना है, ना कि हमारे एनवायरनमेंट में कुछ चेंजेस करने हैं। तो समझने वाली बात यह है कि एलर्जेंस, जो एलर्जिक फैक्टर्स होते हैं, उसे हम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन हमारे शरीर में जो बदलाव हुए हैं, हमारी शरीर जो रिएक्ट करिए, उसे हमें चेंज करना होगा। तो जानते हैं इसके कौन से पॉजिटिव फैक्टर्स हैं, जैसे हमें सर्दी हो जाती है, जुकाम हो जाता है। अब जानते हैं इसके कारण। अगर कोई ज़्यादा कफ बढ़ाने वाले पदार्थ खाते हैं, जैसे दही है, या फिर जो डाइजेस्ट होने में समय लेता है, जैसे गुरु पदार्थ जो डाइजेस्ट होने में ज़्यादा समय लेता है, ऐसे पदार्थ ज़्यादा खाना, ठंडी जगह घूमने जाना, ठंडी हवा डायरेक्ट शरीर के ऊपर लेना, या फिर ठंडी चीज़ें खाना, ठंडी जगह पे ज़्यादा देर तक रहना, ठंडे पानी से ज़्यादा स्नान करना, चिकट यानी ज़्यादा चिपचिपे वाले पदार्थ खाना, या फिर विरुद्धान्न जिसे हम अपोजिट फूड्स कहते हैं, जैसे मिल्क और फ्रूट्स हो गए, ऐसे पदार्थ खाना, या फिर ज़्यादा पोल्यूशन वाले जगह पर घूमना। यह सच है कि विटामिन सी हमारे शरीर के लिए अच्छा है, ज़ुकाम ठीक करने में बहुत मदद करता है, लेकिन इस वजह से बहुत ज़्यादा खट्टी चीज़ें रोज़ खाना, या फिर
प्रज्ञापराध यानी हमें पता है कि ये चीज़ों से हमें तकलीफ़ हो सकती है, तो वो ज़्यादा खाना या फिर बेसमय खाना, कभी भी खाना, ज़्यादा खाना। इसके अलावा पोल्यूशन में घूमना, दही रात के समय खाना, खाने के तुरंत बाद खट्टी फ्रूट्स खाना, या फिर रात के समय या फिर एम्प्टी स्टमक फ्रूट्स खाना जो खट्टी है, ऐसे फ्रूट्स खाना, या फिर पैसिव स्मोकर जहाँ बहुत ज़्यादा स्मोकिंग होती है उस एरिया में ज़्यादा देर तक रहना। कुछ ट्रिगरिंग फैक्टर्स देखते हैं जो एलर्जीज़ को बढ़ाते हैं, जैसे पुरानी किताबों में बहुत ज़्यादा डस्ट होती है, या फिर जो ज़्यादा साफ़ सफाई करता है, डस्टिंग करता है, उसको भी ये तकलीफ़ हो सकती है। या फिर ज़्यादा चौक, जो टीचर्स होते हैं जो चौक का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, उनमें ये तकलीफ़ ज़्यादा होती है। या फिर स्पोर्ट्स ज़्यादा खेलने वाले, जैसे बहुत ज़्यादा धूल वाले जगह पर अगर स्पोर्ट्स खेलते हैं तो, या फिर परफ्यूम, इत्तर, या फिर कोई और चीज़ें हैं जो हमें तकलीफ़ करते, ये सारे ट्रिगरिंग फैक्टर्स हैं। कुछ लोगों में ऋतु संधि काल यानी एक सीज़न ख़त्म होने के बाद दूसरा सीज़न स्टार्ट होता है, वो जो ऋतु संधि काल होता है उस दौरान कई लोगों को सर्दी ज़ुकाम होता है, या फिर जो रात में ज़्यादा पानी पीते हैं, या फिर सुबह जल्दी उठकर ज़्यादा पानी पीते हैं, या फिर दिन भर उनका टारगेट होता है कि वो 5 लीटर्स वाटर कंप्लीट करेंगे। जो लोग काफ़ी बोलते हैं उस वजह से उनका उदान वायु विकृत होकर ज़ुकाम सर्दी हो जाती है। ये बहुत सारे रीज़न्स है जिसके वजह से हमें सर्दी, प्रतिशाय, या फिर पीनस, या फिर एलर्जिक राइनाइटिस, ऐसे हम इनको नाम दे सकते हैं। हमारे शरीर में सप्त धातु है और हर एक धातु का कोई तो बाई प्रोडक्ट है। जैसे मांस धातु का बाई प्रोडक्ट है कफ। अगर मांस धातु बिगड़ता है तो कफ ज़्यादा बढ़ता है। तो इसीलिए मांस धातु का स्वास्थ्य अच्छा रखने के लिए हमें मांस धातु, रक्त धातु और रस धातु, इन तीनों का भी स्वास्थ्य अच्छा रखना पड़ेगा। यकृत, लिवर, ये रक्त का मूल स्थान है, और अगर रक्त अच्छा रहेगा, यकृत अच्छा रहेगा तो रक्त अच्छा बनेगा, और रक्त धातु अच्छा बनेगा, और रक्त धातु अच्छा बनेगा तो मांस धातु अच्छा बनेगा। यानी ये चेन है, रस धातु, रक्त धातु, मांस धातु, ये अच्छा रहेगा तो कफ भी अच्छा ही बनेगा, और अगर ये तीनों बिगड़ेंगे तो कफ ज़्यादा बढ़ेगा, और कफ ज़्यादा बढ़ने से फिर सर्दी, ज़ुकाम, ये सब हो सकते हैं। तो अब देखते हैं कि ये तीनों रस, रक्त, मांस धातु बिगड़ने के बाद जो कफ बढ़ता है उसकी वजह से हमें शरीर में कौन से सिम्टम्स या लक्षण दिखते हैं। वाग्भट जी ने इसके 6 प्रकार बताए हैं। वातज, पित्तज, कफज, त्रिदोषज, रक्तज और दुष्टज, ऐसे 6 प्रकार वाग्भट जी ने अपने उत्तर स्थान में बताए हैं। वाग्भट जी ये कहते हैं कि जैसे प्रकार है उस अनुसार ही शरीर में लक्षण दिखाई देंगे। अगर वातज प्रतिशाय है तो फिर गले में, मुंह में सूखापन महसूस होना, या फिर नाक में, दांत में, या फिर शंख प्रदेश में, सिर में दर्द महसूस होना, नाक बंद होने जैसे फीलिंग होना, या फिर आंखों के आसपास कीड़े घूमने जैसे फीलिंग होना, गला बैठना, या फिर नाक से जलीय स्राव होना, ये सारे प्रकार वातज प्रतिशाय के लक्षण हैं। पित्तज प्रतिशाय में प्यास ज़्यादा लगना, बुखार आना, या फिर गले में दाह या फिर गर्म महसूस होना, नाक में फोड़े आना, या फिर चक्कर आना, उसके बाद नाक से जो कफ आता है उसका कलर येलोइश होना, शरीर में दाह या फिर गर्मी महसूस होना। कफज प्रतिशाय में खांसी ज़्यादा आना, गले में खुजली होना, या फिर भूख कम लगना, खाने की इच्छा ना होना, उल्टी जैसी फीलिंग होना, या फिर उल्टी होना, या फिर शरीर में भारीपन महसूस होना, नाक से सफ़ेद बलगम या फिर कफ आना। उसके बाद जो सलाइवा है वो भी थोड़ा थिक हो जाता है और बार बार ज़्यादा आता है। जो त्रिदोषज सर्दी या फिर ज़ुकाम होता है उसमें आँखों में लाली होना, लाल हो जाना आँखें, कान में, नाक में, या फिर गले में ज़्यादा खुजली होना, शरीर में ज़्यादा भारीपन होना, उसके बाद बुखार आना, सिमिलर टू पित्तज प्रतिशाय जैसे इसमें लक्षण होते हैं। रक्तज प्रतिशाय में नाक से ये सारे ही लक्षण होते हैं और नाक से खून आना, ये एक स्पेसिफिक अलग रक्तज प्रतिशाय में लक्षण दिखाई देता है। और दुष्टज जो प्रतिशाय होता है, अगर हम वात, पित्त, कफ, त्रिदोषज और रक्तज को अगर निगलेक्ट करते हैं, नज़रअंदाज करते हैं,
तो दुष्ट प्रतिशय में कन्वर्ट हो जाता है, जिसे हम साइनोसाइटिस भी कह सकते हैं कि साइनस की तरफ बहुत ज़्यादा कफ बढ़ने की वजह से या फिर भर जाने की वजह से हमें सिर में भारीपन महसूस होना, नीचे झुकते ही दर्द शुरू होना, बहुत ज़्यादा उल्टी जैसे या फिर खाने की इच्छा ना होना, ये सभी लक्षण दुष्ट प्रतिशय में नज़र आते हैं, जिसे हम साइनोसाइटिस कह सकते हैं। अब हम बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन कॉमन कोल्ड और एलर्जी के बारे में, लेकिन दोनों में भी कुछ कॉमन सिम्टम्स होते हैं, वो पहले बात कर लेते हैं। जैसे दोनों ही इसमें हमें छींकें आ सकती है, गले में खराश हो सकती है या फिर गले में सोर थ्रोट हो सकता है, गले में खुजली हो सकती है, आँखों से पानी आ सकता है, आँखों में खुजली महसूस हो सकती है, स्टफ़ी नोज़ या फिर नाक से पानी आना, थकान महसूस होना, ये दोनों में ही कॉमन है। लेकिन कुछ डिफरेंस करने वाले पॉइंट ये है कि एलर्जी में पॉसिबली कोई फीवर नहीं होता, लेकिन कॉमन कोल्ड में ज़्यादातर यानी होता ही है, फीवर होता ही है, इन्फेक्शन होता ही है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद अगर हम म्यूकस का कलर देखेंगे तो एलर्जीज़ में वाटरी म्यूकस होता है, रनी नोज़ होता है, लेकिन अगर इन्फेक्शन है, कॉमन कोल्ड है, तो थिक स्टिकी येलो या फिर ग्रीन या फिर वाइट, इस तरह से म्यूकस का कलर हो सकता है। एलर्जी में कभी कफ होता है, कभी नहीं होता है, लेकिन कॉमन कोल्ड में कफ होता ही है। उसके बाद अगर बॉडी एक की बात करें तो एलर्जीज़ में बॉडी एक होगी या फिर नहीं भी होगी, लेकिन कॉमन कोल्ड में बॉडी एक ज़रूर होगी, क्योंकि वहाँ इन्फेक्शन है, थकान है, इस वजह से बॉडी एक या फिर सर दर्द ये कॉमन होता ही है। तो इस तरह से आज की वीडियो में हमने कॉजेटिव फैक्टर्स, कारण क्या है एलर्जिक राइनाइटिस और कॉमन कोल्ड के, वो देखे, और उसके सिम्टम्स क्या हो सकते हैं, उनका डिफरेंस भी हमने देखा। इसके अगले वीडियो में हम ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे। तो आशा करती हूँ कि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर हाँ, तो इसे जल्दी से लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप चाहते हैं कि आपका परिवार, आपके फ्रेंड्स भी स्वस्थ रहे, तो उनके साथ आप इसे शेयर भी कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल से अब तक नहीं जुड़े हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट करना मत भूलिएगा, ताकि आपको इंस्टेंट नोटिफिकेशन मिलेगी। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ, नई इन्फॉर्मेशंस के साथ। तो अगर आप चाहते हैं आपका जीवन भी स्वस्थ रहे, तो आयुर्वेद से जुड़े, आयुर्वेद को एक सेकंड ओपिनियन दे के देखें, ताकि आपका जीवन भी स्वस्थ और सुखमय हो। मिलते हैं, नमस्कार।